नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो कि पंचलाइट इसका नाम है। ये कक्षा 12 में कथा साहित्य से संबंधित एक चैप्टर भी है जिसके बारे में अध्ययन करना होता है। सबसे पहले इस रोमांचक कहानी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं जिसमें ग्रामीण अंचल के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। पूरी कहानी को सुनने के बाद हम इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। कहानी इस प्रकार है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी हैं। सभी पंचायतों में देरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गाँव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया, 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। पंचलाइट मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट की डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली की फिटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ है मातो? देखते नहीं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ आए। चल चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अग्नू महातो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया बच्चकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर ढरने में 1.5 बे हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट, पंचलैट। पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़मुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़े में आपको दे रहे हैं। दीवानी जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा पर रखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्या रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखैल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलैट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई, गाय लूँ तो दूहे कौन, लो मज़ा। अब इस कल कब्बे वाली चीज़ को कौन बाले? जानकार हैं, लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने ढिबरी कौन चलाता? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्बे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी,
राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने लाकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुरनी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा हुआ गोधन, और अब तक टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरे उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो चिग चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कहा दो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है जलाना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने की राजी नहीं है, कहता है पंचों की क्या पड़तीत है, कोई कल कब्बा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास शक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रोशनी थैले में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं और आंखों ही आंखों में बातें हुईं। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। इस प्रकार यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई थी। इससे संबंधित प्रश्न जो कक्षा 12 में पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है कि कहानी कला की दृष्टि से पंचलाइट कहानी की क्या विशेषताएं हैं। यह कभी कभी पूछ लेता है कि कहानी कला की दृष्टि से पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, पंचलाइट के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या पंचलाइट कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि पंचलाइट
सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय दे देंगे कि पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है और गांव की दलबंदी, संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। और थोड़ा सा संक्षेप में हम हेडिंग डाल डाल के लिख देंगे। जैसे एक हेडिंग बना सकते हैं कथानक, कि इस कहानी में किस बात का वर्णन किया गया है। तो छोटा सा हम इसका परिचय दे देंगे, जैसा कि कहानी पूरा सुने ही है। तो इस प्रकार से कहानी बता देंगे कि गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी गई जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, औरतें इकट्ठे होती हैं, किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अतः वे उनकी सहायता लेकर अपनी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते हैं। गांव की एक लड़की मुनरी, जिसके प्रेमी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया है, बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। गोधन बुलाया जाता है। वह बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो एक छोटा सा हम कथानक दे करके उसका परिचय स्टार्ट कर दिए। फिर हम बता सकते हैं कि इसमें पात्र और चरित्र चित्रण क्या है। तो इसमें बता सकते हैं कि कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। सरदार, दीवान, गुजरी, फटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे स्वच्छंद आचरण के विरोधी हैं, कल पुर्जे वाली चीज का पूजा करने के अंधविश्वास के समर्थक हैं। मुनरी और गोधन के चरित्र गांव के दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रगतिशील विचारों वाले हैं। गोधन स्वतंत्र विचारों वाला युवक है। उसका अपराध इतना ही है कि वह सिनेमा के गीत गाता है। वह मुनरी से प्रेम करता है और इसीलिए जाति बहिष्कार के दंड को सहन करता है। मुनरी गांव की साधारण युवती है, जो गोधन के जाति बहिष्कृत हो जाने पर भी पूर्ववत प्रेम रखती है, किंतु नारी के सहनशील संकोच और लज्जा के कारण सबके सामने अपने प्रेमी का नाम नहीं ले पाती और सहेली के माध्यम से सरदार के पास गोधन का नाम कहलवा भेजती है। इसके बाद हम तीसरा हेडिंग डाल सकते हैं कथोपकथन, यानी कथाधन उपकथन। इसमें बता सकते हैं कि कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। संवादों में कृत्रिमता नहीं है, संवादों में व्यंग्य और विनोद की बहुलता है। चौथा हेडिंग वातावरण की प्रधानता डाल सकते हैं कि कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव चित्रण कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। देश काल और परिस्थितियों का चित्रण प्रस्तुत करने में कहानीकार को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण अंधविश्वास, रूढ़ियों, संकीर्णताओं आदि का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन कहानी में किया गया है। अगली हेडिंग हम भाषा शैली के ऊपर लिख सकते हैं कि कहानी की भाषा सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। उदाहरण के लिए कलकब्बा, पुण्याह, अलबत्ता, नेमटेम, चौका पीढ़ी आदि आंचलिक शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण चित्रमयता सजीव हो उठी है। कहानी में उर्दू के शब्दों का भी, जैसे शोरगुल, दिमाग, मायूसी, काबिल, बेवजह आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य करके एक हेडिंग डालकर हम लिख सकते हैं कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़ग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचल को के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बखिया उधेड़कर पाठकों के समक्ष रख दिया है। अब इसी पंचलाइट कहानी से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पंचलाइट कहानी के गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए, या पंचलाइट कहानी के किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या पंचलाइट कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर हम छोटा सा एक लाइन का परिचय लिख सकते हैं कि गोधन पंचलाइट कहानी का सर्वप्रथम प्रमुख पात्र उसका नायक है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे कि अगर हम गोधन के बारे में लिखेंगे तो पहली हेडिंग बना सकते हैं कि भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण ग्रामीण युवा, यानी गोधन महातो टोली का भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा है। उसकी अल्हड़ता का आलम यह है कि वह पंचायत के तमाम विरोध के बाद भी सिनेमा का गाना हम तुमसे मोहब्बत करके सनम गाना नहीं छोड़ता। उसके इस अल्हड़पन की उसे सजा भी मिलती है। गांव की पंचायत सजा के रूप में उस पर 10 रुपया जुर्माना करती है और उसका हुक्का पानी भी बंद कर देती है। अगला हेडिंग चतुर और होशियार डाल सकते हैं गोधन के बारे में।
गोधन ग्रामीण होते हुए भी बहुत चतुर और होशियार है। इसका प्रमाण यही है कि संपूर्ण महतो टोली में वही एक ऐसा व्यक्ति है जो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। उसकी चतुराई का प्रमाण यह भी है कि जब टोली के सामने पंचलाइट जलाने की समस्या उठ खड़ी होती है, तो वह अपनी प्रेमिका मुनरी को यह बात बता देता है कि वह पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। मुनरी उसकी इस बात को पंचायत तक पहुंचा भी देती है। पंचायत उसकी होशियारी पर मुग्ध है। इसका वर्णन कहानीकार ने इस रूप में किया है। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अगला हेडिंग बना सकते हैं गोधन के संबंध में, मानी, यानी गोधन बड़ा मानी युवा है। पंचायत के हुक्का पानी बंद किए जाने को उसने अपना अपमान समझा, इसलिए वह पंचायत द्वारा पंचलाइट जलाने के लिए बुलाए जाने पर वहां जाने से मना कर देता है और छड़ीदार से व्यंग्यपूर्वक कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्बा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। जिस मुनरी काकी के कहने पर उसे सजा सुनाई गई थी, उसी के मनाने पर वह पंचलाइट जलाने के लिए आता है। चौथा हेडिंग डाल सकते हैं गोधन के चरित्र चित्रण के संबंध में कि वह समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील है। यानी गोधन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पंचायत ने उस पर 10 रुपये जुर्माना किया है और उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया है, किंतु जब उसी पंचायत और समाज की प्रतिष्ठा पर बन आई है, तो वह अपने पूर्व के अपमान को भुलाकर पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो जाता है और बिना स्पिरिट के भी पंचलाइट जलाकर अपने समाज, जाति और पंचायत की मान प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका उत्तर इसी प्रकार से दिया जा सकता है। एक बात ध्यान रहे कि 2021 में कक्षा 12 में जो प्रश्न पूछा जाएगा कथा साहित्य से संबंधित, यदि पंचलाइट का पूछा जाए, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रश्न 5 अंकों का होगा, जिसके बारे में करीब करीब 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। तो 5 अंकों का प्रश्न होगा जिसको 80 शब्दों में लिखना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा कहानी और ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। इससे संबंधित एक और कहानी है कथा साहित्य में ही, उसको अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।